बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। मौजू आज भी हमारा सीडीए है। सीडीए में दो चार्ज जो हैं लोगों के पास हैं, अफसरान के पास, वो क्यों होते हैं, क्या कानून इसकी इजाज़त देता है, या उनको सिर्फ नवाजा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मराद जो हैं अपने मनपसंद चहेतों के पास चले जाएँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। उनसे ये सारी सूरत हाल जानेंगे। जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूँ कि 35 साल उन्होंने सीडीए को दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। वालेकुम अस्सलाम जी मांगट साहब। संधू साहब, ये दोहरे चार्ज जो होते हैं, मतलब एक बंदा है, अगर कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है उसको डिप्टी डायरेक्टर भी साथ ही लगा देते हैं, उसकी क्या वजह होती है? ये उसकी कैपेसिटी काम करने की ज़्यादा होती है या उसकी ज़रूरियात ज़्यादा होती है? मिसाल के तौर पे अगर आप ऑफिसर हैं, आपके नीचे एक बंदा है, आप कहते हैं कि यार ਇਹਦਾ एक तनख्वाह काम नहीं होता या एक अलाउंस ਇਹਦਾ गुजारा नहीं होता, ਇਹਨੂੰ फलाना भी चार दे दो ताकि ਇਹਦਾ घर बार टुरदा रहे। ऐसा तो नहीं? मांगट साहब, शुरू अल्लाह के नाम से। मेरे भाई, बात यह है कि एक तो 90% को सुरखाब के पर लगे होते हैं। ज़रूरत नहीं होती सुरखाब के पर होते हैं। सुरखाब के पर लगे होते हैं। लेकिन इस इशू को जानने के लिए हम थोड़ा सा 2 से 3 मिनट में जितने मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है उनको हम टच करेंगे। 2 से 3 मिनट में जो कानूनी ज़ाब्ते हैं। सबसे पहला है कि इनिशियल अपॉइंटमेंट। सही। इनिशियल अपॉइंटमेंट में हमारा रेगुलेशन है 4.06। उसमें सिंपल सी बात है कि ऑल पोस्ट इन इनिशियल कोटा आर टू बी एडवर्टाइज्ड। मैंने जिक्र किया था कि अगर एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए होना है तो डेपुटेशन वाले डायरेक्ट की पोस्टों के अगेंस्ट किस कानून के तहत आते हैं? सही। ये क्वेश्चन पहले भी आपने उठाया। ये इसलिए कि ये कहा जाता है कि जी ये प्रमोशन नहीं रोकते, डायरेक्ट कोटा के अगेंस्ट आते हैं। डायरेक्ट को तो एडवर्टीजमेंट के जरिए आना है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के जरिए आना है, तो ये फिर किस तरह आ जाते हैं? बिल्कुल सही। इसके लिए फिर वो भी कि एक्जिजेंसी क्रिएट की जाए कि इसके बगैर हम मर रहे हैं। सही। अदारा डूब रहा है। सही। तो एक तो उसमें वायलेशन हो गई। फिर दूसरा इसमें है कि इनिशियल अपॉइंटमेंट की जो हम सेक्शन है 4.10 ऑफ सीडी एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशन 1992, जिसमें कंडीशंस ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट कि उसके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और दैट ही मस्ट बी विद इन द एज लिमिट। सही। मैंने पहले एक प्रोग्राम में इसी तरह आपको अर्ज किया था कि 5 सीटें अनाउंस होती हैं, 14 बंदे अपॉइंट होते हैं, ना तो वो 9 पोस्टें एडवर्टाइज हुई। उनमें एक दो ऐसे भी हैं जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं थी। एक बंदा वो एडी ला लगा दिया गया, अपॉइंट कर लिया गया, जबकि पोस्ट एडवर्टाइज भी नहीं हुई थी, उसको भर्ती कर लिया गया। भर्ती की। इस वक्त माशाल्लाह डीजी का चार्ज है उसके पास। माशाल्लाह। ठीक है सर। फिर कानून की अमलदारी तो ऐसी ही होगी ना फिर? नहीं सर, यही लोग तो फिर परफॉर्म करते हैं। सही। मैंने शुरू में कहा था उनको सुरखाब के पर लगे होते हैं। सही। ठीक है जनाब, सुरखाब के पर यही होते हैं। सही। सो उस बंदे की इनिशियल अपॉइंटमेंट ही गलत है। बिल्कुल। इसके आगे हम चलें तो फिर आती है प्रमोशन। सही। अगर हम देखें दूसरा मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है प्रमोशन का। सही। अगर हम इस रेगुलेशन की जो मुतल्लिका सेक्शंस हैं उनके ऊपर नज़र दौड़ाएं तो उसमें 4.10 है, उसमें बड़ा क्लियर है। पहली बात तो होगी कि प्रमोशन उस बंदे की होगी सीनियरिटी का फिटनेस, लेकिन सीनियरिटी में उन्होंने लिखा है कि मुतल्लिका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मुतल्लिका एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिक्विजिट लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि वो पोस्ट प्रमोशन कोटा में अवेलेबल हो। सही। अगर आप किसी बंदे को 1, 2, 3, 4 को उन पोस्टों के अगेंस्ट प्रमोट करते हैं जो उस कोटा में, प्रमोशन कोटा में फॉल ही नहीं करती, तो दैट इज वायलेशन, दैट इज इलीगल। बिल्कुल सही। इस तरह की 70 प्रमोशन हुई है, प्लानिंग में है, जनरल कैडर में है। इससे आगे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ जिनको सुरखाब के 2 पर लगे हुए हैं उनको प्रमोशन इस बेस पे कर देगी कि अभी वैकेंसी नहीं है, प्रमोशन कर दें,
तो फॉर्मलाइज हो जाएगी जब सीट अवेलेबल होगी, सब्जेक्ट टू वोकेशन। जी है। जबकि इन रेगुलेशन में कोई प्रोविजन नहीं है कि जब तक एक वैकेंसी एग्जिस्ट नहीं करती तो आप उस पे किसी की प्रमोशन कर दें। सही। इनमें फिर उनमें एक है जो 5 के 14 आए थे और जिसकी पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई थी, वो है। और फिर प्रमोट भी वो इसी बेस पे हुआ है ग्रेड में अब कि जनाब कोई नहीं, पोस्ट बाद में आ जाएगी। लेकिन संधू साहब, आपने इतना अरसा सीडीए में गुजारा है, कितने परसेंट सीडीए में कानून के मुताबिक काम होता है? जो बुक आप लाए हैं, इस बुक को फॉलो कितने परसेंट किया जाता है? मेरा ख्याल है कि जिनकी सिफारिशें नहीं सिर्फ उनके यहाँ तक होता है, लावारस लोग। मसलन मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं, जस्ट सी माई केस। मैं हमेशा इसलिए कोट करता हूं कि ये बड़ा यूनिक केस है। मेरी सर्विस को सिर्फ बंदा पीएचडी का थीसिस लिखने बैठ जाए तो इतनी इसकी मतलब लिटरेचर है इसके मुताल्लिक कि वो पीएचडी हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि मेरी डीजी प्लानिंग की प्रमोशन होनी थी, मेरा केस गया, सही, डीपीसी हो रही थी कि जनाब स्टे आ गया कि नहीं हो सकता जी। वहां कहा गया कि आप कंडीशनल कर दें, स्टे ऑर्डर नहीं बार करता इसको, ये भी आप लेके आ रहे हैं। सही। लेकिन एफिशिएंसी देखिए इसी दफ्तर की, वो बाकायदा ले जाया गया वहां पे। जो उस वक्त के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे राणा भगवान दास, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप प्रमोशन करें और साथ आप इसको कंडीशनल विशा कर दें। लेकिन साथ ही उन्होंने डायरेक्शन दी कि आप इस डीपीसी में लिखें कि जनाब सीडीएस केस को परसू करेगा विगोरसली। लेकिन सर आप बिलीव करें वो रेट भी डिसमिस हो गई, लेकिन चूंकि उन्हें वो टाइम टपाना था वो टपा लिया। जब वो डिसमिस हुई मैंने फिर अप्लाई किया कि जनाब मैं हाजिर हूँ, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, डिलीवरेंस है, सीनियरिटी है, फिटनेस है। तो जब मेरा केस गया तो वहां से एक बड़े मेहरबान थे मेरे एडिशनल सेक्रेटरी साहब कैबिनेट के, सही, उन्होंने कहा जनाब आपने तो एसएमसी नहीं किया हुआ, 3 महीने जाया किए, तो पता चला कि हम पे एसएमसी लागू ही नहीं होता क्योंकि हम टेक्निकल लोग हैं। सही, ठीक है सर, सही। उसके बाद फिर एक मेरे खिलाफ रेड करवाई गई। सो मेरी प्रमोशन के सिलसिले में सिविल जज ने एक दफा स्टे दे दिया कि भाई नहीं करनी। हाँ, जब उसको अगली तारीख पे कहा तुम्हारे तो इख्तियार ही नहीं है, वो कहता वापस ले लेते। सो जिनकी नहीं सिफारिश होती या जो नापसंदीदा होते हैं उनके ये कानून जो है उनके लिए बिल्कुल 100% लागू किया जाता है। जिनको सच और खरी बात करने की आदत होती है, जिनको सच्ची और खरी बात सुनने की आदत हो, करने की भी, मतलब जो बंदा सच्ची और खरी बात करेगा फिर वो तरक्की नहीं पाएगा। तरक्की नहीं, तो ये रूल बिल्कुल उनके 100% लागू होते हैं। सही। अदरवाइज लोगों को सुरखाब के पर लगे होते हैं। सही। तो इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि चेयरमैन साहब के लिए ये बड़ा चैलेंज है। तो आपके अदारे की जितनी मतलब इसमें आप समय के डिग्रेडेशन हुई या डिटीरियोरेशन हुई है एफिशिएंसी की, वो उसकी वजह सिर्फ यह है कि राइट मैन राइट जॉब के लिए नहीं है। लोगों को नवाजा जाता है इनिशियल अपॉइंटमेंट में, नवाजा जाता है प्रमोशन में, नवाजा जाता है डेपुटेशन में, नवाजा जाता है एडिशनल चार्ज में। और जिस तरह अभी एडिशनल चार्ज की बात है हमारा जो मौजू आज का, उसमें तो टोटल है कि मेरा आपसे तल्लक कैसा है, एचआर में तल्लक कैसा है। सही है। तो मेरे भाई नहीं, मिसाल के तौर पे ये जो अभी मुसव्वर हुसैन साहब हैं, उनके पास एक चार्ज है एडमिन का, एक चार्ज है उनके पास ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट में उनकी कोई खास पहले उनकी स्पेशलिटी है कि उनको दिया गया? मेरा ख्याल मुसव्वर नहीं, उसका नाम है अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम साहब, जी जी, अब्दुल रहीम साहब। अब्दुल रहीम बेसिकली हमारा ट्रांसपोर्ट अफसर है। अच्छा, ठीक है जी। उसके पास डिप्लोमा है या डिप्लोमा मतलब वो मेरे पास फोर में अपने ट्रांसपोर्ट अफसर मेरे पास रहा, टीओ सैनिटेशन में था, मैं मेरा डीजी था तो मेरे पास था। सही। इनकी लाइन ऑफ प्रमोशन नहीं थी। सही। तो फिर लाइन ऑफ प्रमोशन के एडी की, इसको प्रमोशन कर दे एडी ट्रांसपोर्ट। सही। अब माशाल्लाह उसको 2 नहीं उसको 3 सुरखाब के पर लगे। पहले उसके लिए केडर बनाया गया प्रमोशन के लिए चैनल। सही। उसके उसके बाद उसको डिप्टी डायरेक्टर एडमिन का चार्ज दिया गया जिसका उस केडर से कोई ताल्लुक नहीं है। माशाल्लाह, वो जनरल केडर की पोस्ट है। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन का चार्ज दिया गया जिसका एडी ट्रांसपोर्ट की पोस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। फिर वो इतना लायक है कि उसने यानी लायक मीन
इन्वर्टेड कामा में? नहीं, मेरा ख्याल उसके इर्द गिर्द कौमें है ही नहीं है, नो लिमिट है। अच्छा अच्छा अच्छा, सीधा ही सीधी नो तरक्की। लिमिट है, यस, F-16। सही। मतलब उनको डीडीओ का चार्ज दे दिया गया। भाई क्या उसके पास रेलेवेंस है? अच्छा, ये जो इसकी क्वालिफिकेशन एक है, आई एम सॉरी टू कट यू, इसकी क्वालिफिकेशन एक है, हमने कॉमर्स के पास, उसकी क्वालिफिकेशन एक है वो क्या? कि जितने डेप्यूटेशन पे ऑफिसर्स आते हैं जी जी। या जो कोई बहुत ही बाअसर इन रेगुलेशन से मुबर्रा अफसर है सीडीए के, उनको वो गाड़ी और इंसाफ के तौर लवाजमात वो पूरे करता है। इस वक्त तक ही नोज कि कौन से मेंबर के पास जो चले गए, कितनी गाड़ियां किसके पास है कि उनके फ्यूल कार्ड चल रहे हैं, ही इज द पर्सन जो उनको नवाजता है, और बदले में फिर एक नहीं 3 गैर मुतलका चार्ज भी मिल जाते हैं। वाह। मेरी यहाँ पे रहनुमाई एक और भी फरमाइएगा। हमारे जो सफदर अली शाह साहब हैं, जिनकी लीगल पहले अपॉइंटमेंट हुई, फिर उनके पास 3 चार्ज है। पहले वो डायरेक्टर सिक्योरिटी भी थे, अभी उनके पास विजिलेंस का भी ओहदा है और सेक्रेटरी सीडीए बोर्ड भी हैं। इनके पास क्या सलाहियत है, जिस तरह आपने अब्दुल रहीम साहब का बताया? इनके पास एक सलाहियत है कि हमेशा से एचआर में रहे हैं। ये जब क्लर्क थे उस वक्त से भी अभी तक भी वो चले वन वे आर दी अदर वो उसी जगह रहते हैं एचआर में। सही। तो वहाँ पे एक माना जाता है कि एक उन्होंने मिथ बनाई हुई है कि उनको एचआर का बहुत पता है, लेकिन मैं गारंटी करता हूँ कि 70% ऑनर्स ऑफिसर्स का कैरियर इन्होंने खराब किया है। ये जाके पढ़ाते हैं, ये 2-3 लोग हैं, ये जाके पढ़ाते हैं मेंबर एडमिन्स को, ये जाके पढ़ाते हैं डीजीएचआरस को कि जी इसको इस तरह अगर आपने खराब करना है तो दिस इज द वे। और खुद इन्होंने अपना पैरा जो इनके ऊपर ऑडिट पैरा के लगा हुआ था वो चुरा लिया था उसमें से फाइल में। भाई जब व्हेन ही इज सिटिंग देयर, मैं इसकी एक ही बात नहीं करूंगा, मैं और भी जो इस तरह के हैं, जब कहीं केस होता है जवाब ऐसा जाता है, जिसने नहीं होता तो मेरे जैसे बंदा जिसको उस वक्त हाईएस्ट क्वालिफिकेशन समरी बनाने में ये लोग पेश थे कि हाँ जी इनसे ये मतलब 19 और 20 का जो है ना ये चार्ज ये विड्रॉ करना चाहिए। क्यों? कोर्ट ने कहा है। भाई कोर्ट में मेरी अपील है, मैं सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट जीता हूं। सो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने लिखा हुआ है कि जनाब ये जो इन्होंने फाइल किया सब कुछ सीडीए ने जस्ट टू हार्म दी ऑफिसर, मैं आपको कॉपी ला देता हूं, और चेयरमैन सीडीए को 50,000 रुपए फाइन किया उन्होंने। लेकिन ये किधर है ये सारे कानून के रखवाले जो है? उस चेयरमैन चला गया, क्यों नहीं 50,000 रुपए जो उससे चार्ज करते? वो तो गिल्टी है, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, मैं कॉपी फैसले की देता हूं। लेकिन मतलब ये चूंकि वो सर्वर संधू का केस था इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं था। जिनके सुरखाब के पार होते हैं उनको उनके पैरे भी गायब होते हैं, उनकी फाइलें भी गायब होती हैं। मैं आपको गारंटी करता हूं कि मुझे कोई फ्याज भट्टू की फाइल ढूंढ के दिखाया एचआर सीडीए में। अच्छा संधू साहब, ये जो इजाफी चार्ज मिलता है, हाँ, उसके पैसे भी इजाफी मिलते हैं? नहीं, अब आ जाते हैं। अब इसके 2 मामले हैं। एक तो है कि जो डेपुटेशन पे आते हैं ना, उनको हायर स्केल में लगाते हैं ये एडिशनल चार्ज। इस पूरे रेगुलेशन में कहीं नहीं कि लुक आफ्टर पे आप लगाएंगे। ये सर्विस रेगुलेशन को मेरे साथ बैठ के पढ़ ले कि लुक आफ्टर चार्ज का इसमें कोई नहीं है। ठीक है सर, उनको ये बुलाते हैं डेपुटेशन पे और उनको लुक आफ्टर पे मेंबर भी लगा दिया जाता है। आप एक और नया काम सुने कि जो वो बोर्ड की मीटिंग अटेंड करेंगे या कि इस तरह का और काम, उसके अलग से चार्ज करेंगे। इसको टीएडीए का नाम दिया जाता है ना? टीएडीए नहीं, एडिशनल एरिया अलाउंस है। अच्छा जनाब, वो अलग से चार्ज। ये ईमानदार चेयरमैन साहब थे ना जो तेल दिया सीडीए को, जी वो करके गए ये। माशाल्लाह। मुझे बताएं, हमेशा कोर्ट कहती है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, वो उस वाला बोर्ड मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन सबसे बड़ी है हमारे सीडीए ऑर्डिनेंस में कि उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। अच्छा। तो ये बोर्ड मेंबर अपने लिए फैसला करते हैं कि जी पूरी उम्र के लिए हम मेडिकल सीडीए से लेंगे, इस वक्त तुम सीडीए से बाहर हो, तो क्या और कहीं टाइटलमेंट नहीं है? तो संधू साहब, ये जो डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर एडमिन होता है, ये जो सीडीए के लोगों को घरों की अलॉटमेंट होती है, उसमें भी इसी का रोल होता है? जी, उसमें भी मेजर रोल है। उसमें माशाल्लाह सब्जेक्ट टू वोकेशन होता है। मेरे भाई गाड़ियों का सिलसिला इसने उस वक्त से पकड़ा, ये ट्रांसपोर्ट अफसर था बिल्कुल। और आज भी मैं परसों एक बंदे से बात हुई है, उसने कहा जनाब
कुछ एनवायरनमेंट के साहबान जो है एनवायरनमेंट से होके गए, जो सीधे चले गए, अभी तक उनके घरों में गाड़ियों फ्यूल कार्ड चल रहा है। ये बात मौलाना अनवारुल हक चेयरमैन साहब सीडीए के नॉलेज में लाया गया, तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ, चल रहा तो ठीक है। वैसे सर जी ये पिछले कोई साल 1.5-2 साल में अनवारुल हक जहाँ भी आए ना तो तबाही लाए। अब देखें ना, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक साहब हैं, गंदम का स्कैंडल आ गया, अभी ये अनवारुल हक सीडीए वाले जो हैं इधर भी मामलात आपके सामने हैं। फिर अनवारुल हक साहब कश्मीर में जो वो वजीर आजम हैं उधर भी नए नए कट्टे खुले हुए हैं, कई मामलात ऐसे उधर खुले हुए हैं। हैट्रिक हुई थी ये अनवारुल हक की, यकदम ये उतार हुआ था आसमान। लेकिन सर मैं तो कहता हूँ कि जिस बंदा जो कहता है मैं सबसे ईमानदार हूँ, उसको फैसल मस्जिद में इमाम लगा दे। ईमानदारी का कतल मतलब नहीं आप गलत काम आपके नीचे होते रहे, आप करते रहे और लोगों को पूछे ना। बिल्कुल ईमानदारी ये कि फिर इस डंडे के जोर पे कि आपके नाले में किसी आए इधर जी, और जो काम मेरिट पे होने वाला करें भी सही। यस भाई, असल ईमानदारी है ये है कि जिन लोगों का कोई सुनवाई नहीं है मेरिट पे, आप करें उसको। बिल्कुल सही। लेकिन ये नहीं है कि उसके नाम पे जो आपने मतलब के काम है आप करते रहे। तो इनिशियल बहरहाल इसमें यह है कि इस वक्त आपके बहुत से एडीज, डिप्टी डायरेक्टर्स, डीजीज लुक आफ्टर पे हैं, और इसमें बड़े क्लियर हैं। अगर हम एडिशनल चार्ज की बात करें, लुक आफ्टर का तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें बड़ा क्लियर है। आप अगर इसमें जाएं, हम पेज 39 के ऊपर बड़ा क्लियर है कि जो एडिशनल चार्ज की बात करता है, इसमें लुक आफ्टर नहीं है। फिर इसमें कि एडिशनल चार्ज अगर देना है, अगर कोई वैकेंसी वेकेंट है तो उस इक्वल स्टेटस के जितने लोग उधर है, मुख्तलिफ लोगों में आप उसका काम तकसीम करेंगे। ये नहीं है कि आप एक बंदे को कहें कि तुम्हें डीजी का चार्ज दे दिया, तुम्हें डिप्टी डीजी का दे दिया, तुम्हें डायरेक्टर का, मतलब बंदर बांटे इस रेगुलेशन में कहीं नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात कि लोगों को 2-2 लुक आफ्टर दिए हुए हैं, जबकि इसमें ये लिखी हुई है कि अगर कोई डायरेक्टर को, अपने डिप्टी डायरेक्टर को डायरेक्टर का चार्ज दे दिया लुक आफ्टर का, और वो डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट का किसी को आप लुक आफ्टर नहीं दे सकते, क्योंकि लुक आफ्टर मतलब है वो अपनी डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट भी देखेगा और साथ उसका डे टू डे अफेयर देखेगा, फैसले नहीं कर सकता। यहां पे लोग जब लुक आफ्टर देते हैं तो उसमें जनाब हायर स्केल का दफ्तर, हायर स्केल की गाड़ी, हायर स्केल के इख्तियारात, अलाउंसेस, ये ऑल इज इलीगल। चेयरमैन सीडीए को इसमें ये देखना होगा, जब तक इन जोंकों से जान नहीं छूटेगी अदारे की एफिशिएंसी बेहतर नहीं हो सकती। ये आज नहीं तो कल होना है, और ये होना है। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। नाज़रीन, सीडीए के हवाले से तूफ़ानी इंकशाफात का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्रामों में हम ये भी बताएंगे कि सीडीए में घरों की अलाटमेंट कैसे होती है, सीडीए में घरों का काम कैसे होता है, उसमें माल पानी कैसे बनाया जाता है, सीडीए का शोबा एनवायरनमेंट जो है वो क्या तबाहियाँ ला रहा है, यहाँ पे टम्बर माफिया के साथ क्या गठजोड़ होता है, फिर ये जो यहाँ पे घर गिराए जाते हैं अंदरूनी शहर, वो कहाँ पे जाके उसका मलबा गिराया जाता है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब असल ज़िम्मेदारी चौधरी मोहम्मद अली रंधावा साहब की है, क्योंकि चौधरी मोहम्मद अली रंधावा साहब के हवाले से कहा जाता है कि वो बड़े डंडे खुंडे वाले अफसर हैं और चेयरमैन सीडीए हैं। वैसे आते ही उन्होंने अपना सिक्का तो जमाने की वो कोशिश कर रहे हैं, दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है, भरपूर दौरे कर रहे हैं, ना सिर्फ आईसीटी इस्लामाबाद के बल्कि सीडीए के हवाले से भी मामलात को बड़े तेज़ी के साथ वो पिक कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हम इंकशाफात कर रहे हैं, जो जनाब सरवर संधू साहब ने कानून की किताब सामने रख के जो इंकशाफात किए हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि चौधरी मोहम्मद अली रंधावा साहब इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।